देखो ये बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर इनके बिल्कुल भी वायरस फ्री रहने चाहिए। अपने क्या होता है, थोड़े दिन के बाद कहाँ जाओ, गणपति प्लाजा जाओ, सी ड्राइव वाला सारा क्या कर दो, एक कर दो, और अपने ज़रूरत पड़ती है ना तो इनके पास तो इतने सारे कंप्यूटर है, ये इसके लिए भी, इनके मेंटेनेंस के लिए भी क्या लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। फोर्टिस हॉस्पिटल साफ सफाई के लिए क्या लेता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कि जितना भी श्रिंज वगैरह जो भी किसी भी रूम में वो एक डस्टबिन में डाल देते हैं, बाहर के लोग आते हैं बाकायदा मास्क लगा कर आएंगे और सारा क्या करके जाएंगे, उनका ले जाएंगे, और ऐसे वो गली में नहीं फेंक सकते ये वाला कचरा, इसको क्या करना होता है, डिस्पोज। तो मान लो कि मैं वो मेडिकल या बायो वेस्ट डिस्पोज करने वाली कंपनी हूँ, मैं किसके पास जाता हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल के पास। उनको क्या बोलता हूँ कि आपका साल भर का एग्रीमेंट कर लो, आपका कचरा सारा डस्टबिन में छोड़ देना, हमारे लोग आएंगे और वो क्या करके चले, हम अपने तरीके से, हमारे पास मशीनें लगी हुई है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते ही साल साल के हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो साल के क्या हो, पहले ही दिन हो। तो इस वजह से क्या आ जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मैंने एक्सपेंस कर दिया 10 लाख का, और मुझे क्या पता लगता है 20,000 नेक्स्ट ईयर का है, 20,000 क्या है नेक्स्ट ईयर का, तो मैं क्या करूँ, या 80,000 माना था कि हमने नेक्स्ट ईयर, 80,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो मैं क्या एंट्री करूँ, अरे मैंने तो एक्सपेंस क्या कर दिया, ज़्यादा डेबिट कर दिया, तो एक्सपेंस इस बार का कम है, तो मैं क्या करूँ, इस एक्सपेंस को कितना कम करूँ, 80,000, इस एक्सपेंस को कितना कम करूँ, 80,000, और डेबिट किसको करूँ मैं, प्रीपेड एक्सपेंस को, कितना, 80,000। प्रीपेड एक्सपेंस में कौन है, मान लो ये मैंने मनीष सर को पेमेंट कर रखी है, मैंने किसको पेमेंट कर रखी है, मनीष सर को, तो मैंने पहली एंट्री तो क्या कर दी, एक्सपेंस टू कैश। फिर पता लगा मेरा एक्सपेंस था ही नहीं, कितना, मेरा 10 लाख था ही नहीं, मेरा एक्सपेंस था ही कितना 920, तो 80,000 मेरा क्या है, मनीष सर से लेना है रुपया, या मेरा एडवांस चला गया, तो ये मेरा डेटर है, ये मेरा कौन है, डेटर है, इसमें कौन है, मनीष सर। और ये एक नहीं होंगे, सब पार्टीज के अलग अलग अकाउंट खोलेंगे, नहीं तो सबका प्रीपेड रख दिया तो पता कैसे लगेगा। ठीक है, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या लिख देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये मनीष सर मेरे क्या है, डेटर टू एक्सपेंस, पक्का। अब बताओ, अगर ये दोनों ही कर दूं तो मुझे बताओ, पहले खाली ये एंट्री करूं, एक्सपेंस 10 लाख, सिर्फ फर्स्ट एंट्री का इंपैक्ट लूँ, कैश को एक बार छोड़ो, मैं सिर्फ एक्सपेंस का एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ, वैसे भी कैश को इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, एक्सपेंस डेबिट 10 लाख और प्रीपेड एक्सपेंस कितने का, 80,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एंट्री नंबर 1 तो हो गई और सेकंड नहीं हुई, और मैं सेकंड का भी इंपैक्ट ले लूँ तो मेरा ट्रायल बैलेंस कैसे आएगा, एक्सपेंस 10 लाख माइनस 80,000 कितना 920, एंड प्रीपेड एक्सपेंस कितने का 80। अब बताओ, मैं कहूँ कि इस ट्रायल बैलेंस से आप फाइनल अकाउंट बनाओ, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंस P&L में 10 लाख शो करोगे या 920 शो करोगे, ये 80,000 रिड्यूस करोगे या नहीं, क्या हुआ, ये 80,000 रिड्यूस करोगे या नहीं, क्यों, ये रिड्यूस करना बाकी है, और यहाँ पर अगर ये आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये एंट्री क्या हुई, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ रुपीज 80,000, एक्सपेंस ऑलरेडी क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, तो मुझे P&L बनाते समय कोई फर्दर एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पक्का। ये एक्सपेंस कितने का आएगा, P&L में 920 का ही आएगा। अब मैं इन दोनों एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करके एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप मुझे करके दिखाइए। ठीक, पहले बताओ, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ रहे हैं तो क्या होगा, सिर्फ बैलेंस शीट में जाएंगे, P&L में कोई फर्दर एडजस्टमेंट नहीं करना, बिकॉज वो एक्सपेंस में ऑलरेडी एडजस्ट हो गए। और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड कहाँ आ रहे हैं, एडजस्टमेंट में आ रहे हैं, तब क्या होगा, तो P&L में भी आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है और प्रीपेड को क्या करना है, लेस। अब मैं सारा इनकॉर्पोरेट करके एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्वेश्चन नोट कर लेना। ADJ मतलब एडजस्टमेंट, और आप मुझे क्या बनाकर दिखाओगे, P&L एंड बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स। एडजस्टमेंट में भी आ रहा है और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस में।
कर दिया। P&L में किसका एडजस्टमेंट किया है? 18 एंड 12 का। और बैलेंस शीट में सभी आएंगे। तो टैली करो फटाफट से, फिर आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताओ। 2 एक्सपेंस कितने का? सबसे पहले आप क्या लोगे? बेस फिगर 1 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 30,000। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ प्लीज़। क्यों नहीं? क्योंकि ये एंट्री जिसकी हो गई उसकी इसकी क्या एंट्री हुई? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये इसमें ऑलरेडी क्या है? इंक्लूडेड। ठीक, सॉरी ये नहीं करना। कौन सा वाला करना है? 12,000। ये एज गुड एज क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर कहाँ P&L में आने लगे। उसके बाद माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। कौन सा प्रीपेड है? माइनस 18,000। ठीक है, ये मैं मन में क्या एंट्री कर रहा हूँ? इस प्रीपेड एक्सपेंस की मैं मन ही मन एंट्री कर रहा हूँ। इनकी तो करनी नहीं हो चुकी, इसकी क्या एंट्री करता हूँ मैं मन ही मन? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस। तो मैं मन में सोचता हूँ एक्सपेंस कम करना है। मैं मन में क्या सोचता हूँ? एक्सपेंस कम करना है, तो वो मैंने क्या कर दिया? माइनस। और इसकी मन ही मन क्या एंट्री सोचता हूँ? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो एक्सपेंस बढ़ाना है, तो इसलिए। अब ये कितना हो गया? 1 लाख, अरे सॉरी माइनस होगा 94,000। और बैलेंस शीट में कौन सा आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा आएगा? विद इन ट्रायल बैलेंस भी और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस भी। 30 + 12 42। और प्रीपेड कौन सा आएगा? 10 और 18 28। पक्का? कोई दिक्कत इसमें? बोलो ना, हटा दो इसको। अभी हम एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम और अर्नड इनकम का एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। वो एग्जैक्टली इसके क्या होते हैं? अपोजिट। तो वो फिर तुम्हें लगेगा रिपीट सा हो रहा है, कोई और एडजस्टमेंट करते हैं, करेंगे वो, लेकिन अभी इसको क्या करते हैं? रोकते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ फटाफट से, इसको एक बार नोट्स में लिख लो। देखो मेरी बात को सुनो, नोट्स का सेक्शन क्या रखना? अलग, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूँ वो क्या रखना? अलग, ताकि एग्जाम वाले टाइम क्या करो? नोट्स पढ़ के चले जाओ। ठीक है, तो अलग बेटर तो ये होगा कि कॉपी आप अलग लगा लो, लेकिन बाद में जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको क्या हो जाएगा? भार बहुत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो वो स्टडी मटेरियल लाने पड़ेंगे, उसके बाद में अगर एक एक सब्जेक्ट की 2-2 कॉपी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। तो या तो इसी कॉपी में 2 सेक्शन डिमार्केट कर दो, इसके आगे आगे वाले क्या है? नोट्स है, और इससे इधर क्या है? हमारी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एक ही कॉपी में लिखो। सबसे पहले लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसी का ही दूसरा नाम कई बार क्या लिख देता है वो? एक्रूड एक्सपेंस। कई बार क्या लिख देता है? सॉरी, एक्सपेंस पेबल। इफ appearing in टीबी बोलो तो ट्रायल बैलेंस। इफ appearing आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। आउटसाइड ट्रायल बैलेंस का मतलब एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। P&L बैलेंस शीट। P&L में क्या एडजस्टमेंट करेंगे बच्चों? अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, नो ट्रीटमेंट। और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस का अब बैलेंस शीट में कहाँ आएगा ये? लाइबिलिटी साइड में। और इसका बोलो ना, ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस है, रेंट, सैलरी, जो भी है उसमें ऐड करो। और बैलेंस शीट में क्या आएगा? लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? लाइबिलिटी।
आगे सुनो, नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस को ही क्या बोला जाता है कई बार, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। इसी को ही क्या बोला जाता है, एडवांस एक्सपेंस। अनएक्सपायर्ड का मतलब जिसका पीरियड अभी क्या नहीं हुआ है, एक्सपायर नहीं हुआ है। जैसे मैंने आगे तक का पे कर दिया तो प्रीपेड, डरना मत कभी क्या लिखा हुआ मिल जाए, अनएक्सपायर्ड लिखा हुआ आ जाए। तो अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड। बताओ प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ पर आएगा, एसेट में। और इधर इधर बताओ, लेस या रिड्यूस फ्रॉम एक्सपेंस। और एसेट में आएगा मैं डेप्रिशिएशन का कर रहा हूँ। और कल कौन सा करेंगे, लॉस बाय फायर, विदाउट क्लेम और विद क्लेम। देखो मेन जो एडजस्टमेंट है समझने वाला इसमें दो चार ही है, जैसे लॉस बाय फायर वाला प्लस क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिस्काउंट वाले। और तो अभी एक बार छोटा सा और कर लेता हूँ डेप्रिशिएशन का, उसके बाद में कल स्टार्ट करेंगे। बताओ बच्चों, तुम्हारे बैच में मैंने एक एसी खरीदा, अब मैं तुम्हारे बैच का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों ने मुझे फीस दे दी कितने की, 1 लाख, और मेरे एक्सपेंस कितने के हो गए, 40,000। इसके अलावा मैंने ये एसी खरीदा था 70,000 का। अब आप मुझे बताओ मेरा ये प्रॉफिट सही है क्या, इस एक्सपेंस में फैकल्टीज पेमेंट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब इंक्लूड है। क्या मैं ये बोलूँ कि तुम्हारे बैच से मुझे 1 लाख माइनस 40, 60,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ? बोलो हाँ या ना। देखो इसके ऊपर डेप्रिशिएशन के ऊपर पूरा एक चैप्टर करने वाले हैं हम अलग से, लेकिन एक बार फाइनल अकाउंट में बीच में एडजस्टमेंट आएगा तो हम पहले बीच में थोड़ी सी बात तो कर लें। क्या मुझे इस एसी का पूरा एक्सपेंस यहाँ चार्ज करना चाहिए, कुछ भी चार्ज नहीं करना चाहिए, या थोड़ा सा पार्ट चार्ज करना चाहिए? क्यों? क्योंकि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे जो कैश में एक्सपेंस लग रहे हैं वो तो लग ही रहे हैं। कौन से? सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। लेकिन इसके अलावा क्या है, ये एसी भी तो लगा, वाइट बोर्ड भी तो लगा, ये टेबल भी लगा, कैमरा भी लगा। तो तुम्हारे बैच में ये सारे के सारे इसी बैच में चार्ज कर दूं क्या? खरीदा वाला ही, चलो मैंने ये कैमरा इसी बार है, क्या इसी बैच में चार्ज कर दूं क्या? क्यों नहीं? इससे अर्निंग तो मैं अगले सालों में भी करूंगा, लेकिन कुछ भी चार्ज ना करूँ क्या? वो भी गलत है। कुछ तो तुम्हारे बैच में भी चार्ज होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर कुछ एक्सपेंस, इस एसी का एक पर्टिकुलर एक्सपेंस यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। उस एक्सपेंस का नाम क्या रख देते हैं हम, डेप्रिशिएशन। और ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे थ्योरी वाले सेक्शन में, वो कौन सा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग का मतलब क्या है, इस इनकम को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंस लगे हैं वो इसके अगेंस्ट क्या कराओ, मैच कराओ, इसके अगेंस्ट मैच करवाओ। तो इस इनकम को अर्न करने के लिए बताओ
कोई टीचर आया, उसको मैंने पेमेंट की, वो लगा, रेंट लगा। लेकिन अब मान लो कि एसी नहीं, ये लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एसी में उतार के थोड़ी दिखा दूँ, ये लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ मैं। क्या ये लैपटॉप पूरा का पूरा तुम्हारे बैच में, जैसे ही तुम्हारा बैच होगा खत्म, वैसे ही लैपटॉप डिसअपियर हो जाएगा? बोलो हाँ, खत्म हो जाएगा, बोलो ना नहीं। तो क्या पूरा लैपटॉप तुम्हारे बैच में लग गया? नहीं। क्या कुछ भी नहीं लगा? इसकी कुछ तो इसमें यूज़ हुआ है ना, इसका तो कुछ तो यूज़ हुआ ही है। अरे बोलो। तो मुझे इसका क्या लगाना है? डेप्रीशिएशन। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन का मतलब इसकी वैल्यू में जो कमी आ गई वो डेप्रीशिएशन है। वो कभी भी डेप्रीशिएशन नहीं होता। इसकी कॉस्ट को अलोकेट करना इस डेप्रीशिएशन। समझना ध्यान से। मान लो कि ये एसी 70,000 का खरीदा, अब 1 साल बाद ये एसी 40,000 का हो गया, तो इस 30,000 डेप, क्या 30,000 डेप है? क्या डेप्रीशिएशन 30,000 का है? क्या 70 का खरीदा था और साल बाद ये 40 का ही हो गया, तो क्या 30,000 का डेप लगा दूंगा? मुझे सेल प्राइस से कोई मतलब नहीं है कि साल बाद ये कवाड़ हो गया। ये वाइट बोर्ड समझो, ये वाइट बोर्ड मैंने 2000 का परचेज किया, 1 साल के बाद ये 500 रुपये में सेल होता है। क्योंकि मैं अगर इसके मांगू कि 1800 रुपये दे दो कोई, तो कौन देगा? वो कहेगा 200 रुपये लगा के मैं अपना नया ही खरीद लूँगा। अरे बोलो। तो मुझे, अब मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, बताना क्या ट्रू डेप्रीशिएशन का एक्सपेंस होना चाहिए। प्रॉपर बात हम किसके अंदर ही करेंगे? डेप्रीशिएशन के अंदर। लेकिन इतना समझाना है मुझे आपको कि डिक्लाइन इज इन फेयर वैल्यू इज नॉट डेप्रीशिएशन। मैंने ये व्हाइट बोर्ड कितने का खरीदा? 2000 में। आफ्टर 1 ईयर मैंने इसकी फेयर वैल्यू पता लगाई। फेयर वैल्यू मतलब कोई खरीद रहा है क्या इसको? तो मुझे 500 रुपये से ज़्यादा देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ज़्यादा मांगूंगा तो वो कहेंगे नया ही खरीद लेंगे। जितनी सस्ती चीज़ होती है उसकी सेकंड हैंड वैल्यू उतनी ही क्या होती है? कम होती है। कार औरों की क्यों होती है? क्योंकि वो महंगी होती है। तो वो कोई, मैं साल बाद मैंने इसका मार्केट प्राइस पता किया तो वो कहते हैं 500 रुपये का। तो क्या मैं 1500 रुपये का डेप लगा दूँ? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 मैं आपको क्या दे रहा हूँ, ये 2000 का व्हाइट बोर्ड है और मुझे क्या लग रहा है कि ये 2000 क्या है, 5 ईयर्स में चलेगा। मेरे को 2000 रुपये से 5 सालों तक मैं इन बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। 5 साल के बाद ये व्हाइट बोर्ड काम का नहीं रहेगा। बताओ, तो मैं 2000 डिवाइड बाय 5 डेप लगाऊं। अगर मेरे को लगता है कि सभी साल में क्या है, बराबर बराबर यूज़ करूँगा, 400 रुपये का डेप लगाऊं, या दूसरा ऑप्शन क्या है, 2000 का था और 1 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ 500 रुपये। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना? 1500 का डेप्रीशिएशन। अगर आप इसको हाँ बोलते हैं ना, तो आपके तो एसेट खरीदते ही क्या आने लग जाएंगे? लॉस। क्योंकि डिक्लाइन इन फेयर वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है। मुझे इसकी फेयर वैल्यू से मतलब ही नहीं है। समझ लेना, डेप्रीशिएशन का मतलब कुछ लोग क्या समझते हैं, जैसे ही वैल्यू कम हुई वो डेप है। नहीं, वो डेप नहीं है। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? उस 2000 रुपये की कॉस्ट को अलोकेट करना। डेप्रीशिएशन का हिंदी में मतलब ही यही होता है, ठीक है। जब मैं डेप्रीशिएशन वाला चैप्टर करूंगा तो पहले मैं डेप्रीशिएशन का मीनिंग समझाऊंगा। डेप्रीशिएशन का मतलब कभी भी क्या नहीं है, असेट की वैल्यू में आने वाली कमी। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग कॉस्ट ओवर द पीरियड। आपको जो 2000 रुपये की कॉस्ट पड़ी उसको अलोकेट करना इस डेप्रीशिएशन। मुझे इसकी फेयर वैल्यू से क्या मतलब है? मुझे बेचना है क्या? मुझे कोई दुख नहीं है ये सस्ता हो गया तो भी। मुझे पता है कि 2000 रुपये है और मुझे 5 साल ये कमाई करवा के देगा, तो पहले साल कितना अलोकेट करूं इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। अरे बोलो। तुम ऐसे मत करो प्लीज़। अब ठीक है, तुम 2 ही हो, 2-4 ही हो, लेकिन क्या है, जितने हो वो तो बोलो। समझ रहे हो या नहीं? तो डेप्रीशिएशन का मतलब इसकी वैल्यू में कमी आना इज डेप्रीशिएशन नहीं, ये गलत बात है। एसेट की वैल्यू में कमी आना इज नॉट डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है? उसकी कॉस्ट को अलोकेट करना ओवर द पीरियड। अब ओवर द पीरियड कैसे अलोकेट करते हैं, इसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन अगर इन 2 ही ऑप्शन में मैं आपको दूं और मैं कहूँ कि 5 सालों तक चलेगी, तो कितने रुपये का डेप्रीशिएशन है? 400। इवन इफ मार्केट वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन 2000। अभी मैं 400 काट के कितना लिख दूंगा? 1600। तो मार्केट वैल्यू 1600 नहीं है, मार्केट वैल्यू तो सिर्फ कितनी है? 500। तो इवन इफ मार्केट वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब 2000 में से 400 कट के कितना बचेगा एसी या एसेट कितने की बचेगी? 1600 की। मार्केट वैल्यू भले ही उसकी 500 रुपये रह गई है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कब इस 500 को कंसीडर करते हैं हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन डेप्रीशिएशन की बात करो तो डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है? उसकी कॉस्ट का वो पार्ट जो इस बार मुझे अलोकेट करना है, उसकी कॉस्ट का वो पार्ट जो इस बार एलोकेट करना है। कैसे करना चाहिए एग्जैक्टली? अगर 5 सालों में बराबर हो रहा है तो ऐसे कर देना चाहिए, बराबर नहीं हो रहा है तो किसी और तरीके से करना चाहिए, ठीक है। वो हम डेप्रीशिएशन के पार्ट में बात करेंगे चैप्टर में। लेकिन अभी के लिए डेप्रीशिएशन का मतलब आप ये तो बता दो कि जो मार्केट वैल्यू कम होगी वो डेप होता है क्या?
नहीं, कभी भी नहीं। ऐसे तो आप जो जैसे पहले साल कार खरीदी आपने 6 लाख की है, साल बाद वो 3 लाख की रह जाएगी, तो पहले साल 50% डैप और उसके बाद में अलग डैप, ऐसा नहीं होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब कुछ अलग होता है, प्रॉपर तरीके से हम डैप में बात करेंगे, लेकिन अब इतना तो समझ में आ रहा है ना, फेयर वैल्यू डिक्लाइन इज नॉट इक्वल टू डैप। श्योर। तो अब मुझे बताओ कि मैं सिर्फ इस कॉस्ट को अलोकेट करना चाहता हूँ किसके लिए, मैचिंग के लिए। अब हमने 70,000 के एसी का एग्जांपल ले लिया, भले ही इसका साल बाद मार्केट प्राइस कितने हैं 40,000, मुझे क्या लग रहा है कि ये कितने साल चलने वाला है 10 साल। और एक बार मैं एसएलएम मेथड लगाना चाहता हूँ, इसको मैं फर्नीचर कर देता हूँ क्योंकि एसी पर एसएलएम अप्रोप्रिएट नहीं होता, चेयर पर भी तो बैठे हो ना, खाली एसी थोड़ी। तो 70,000 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 7,000। मुझे ये लग रहा है कि इस 70,000 का फ़ायदा, 70,000 एक्सपेंस ही है। एक बात बताऊँ, एक नॉर्मल आदमी हो तो क्या होगा, एक नॉर्मल आदमी हो तो उसको लगता है एनी आउटफ्लो इज एक्सपेंस। आप अपने पापा से पूछो, पापा बाइक लेनी है, अगर उनकी दिलानी है तो ठीक है, नहीं तो वो क्या बोलेंगे, अभी खर्चा नहीं करना या एसेट नहीं बनानी, खर्चा नहीं करना, वो नहीं समझते इस बात को, ठीक है। आप पापा को बोलो लैपटॉप खरीदना, आईपैड खरीदना है, तो दिलाना है तो ठीक है, नहीं तो वो क्या बोलेंगे, खर्चा नहीं करना। उनकी नज़र में A to Z चीज़ें आर A to Z आउटफ्लो इज एक्सपेंस, वो असेट और एक्सपेंस में फ़र्क नहीं समझते, ठीक है। लेकिन आप समझो कि 70,000 अगर पापा के तरीके से भी सोचे तो 70,000 मेरा है तो खर्चा ही, बस अगले कितने सालों का है 10 सालों का है, अगले कितने सालों का है 10 सालों का है। तो मुझे इसको 10 सालों में थोड़ा थोड़ा अलोकेट करना चाहिए, 10 सालों में थोड़ा थोड़ा क्या करना चाहिए, अलोकेट। तो क्या करूँ मैं, 70,000 का एक पार्ट यहाँ डालता हूँ, है मेरा एक्सपेंस, और एक्सपेंस का मतलब 70,000 की चीज़ खरीदी है, 70,000 को 10 सालों में डालना है मुझे, या 5 साल है तो 5 सालों में डालना है, जो भी है, तो मुझे 7,000 डालना है। लेकिन 70,000 की वैल्यू कम हो जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे वैल्यू कम होने से क्या मतलब है, मुझे बेचना थोड़ी है, मुझे तो क्या करना है, यूज़ करना है 7। तो मैंने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन 7,000 पक्का। तो डेप्रिसिएशन पहले तो बात तो ये है कि क्यों लगाना ज़रूरी है, प्रॉपर मैचिंग के लिए, अदरवाइज़ मेरे प्रॉफिट क्या आएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे अगर मैं डेप नहीं लगाऊंगा तो। और या फिर पूरा 70,000 इसी साल में एक्सपेंस मान लूँगा तो भी क्या होगा, गलत। क्यों गलत, क्योंकि अगले साल भी तो इस एक्सपेंस का एडवांटेज आना है। तो है तो ये एक्सपेंस ही, बट ओवर द पीरियड का एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एसेट, ठीक है। अब सुनना बात को कि अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा फाइनल अकाउंट का। वो आपने से कोई प्लांट खरीदा 1 लाख, प्लांट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 1 लाख, उधार खरीदा है तो क्रेडिटर आ जाएगा, जो भी प्लांट 1 लाख, और कैश में खरीदा है तो कैश चली जाएगी, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। इससे अभी मुझे कोई विशेष मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है, प्लांट से। ये ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, डैप लगाना आपको 10% पर एनम। इसका मतलब क्या है, प्लांट ट्रायल बैलेंस में कैसे आया, प्लांट ट्रायल बैलेंस में कैसे आया, इसकी एंट्री हुई है, इसकी एंट्री हुई है प्लांट टू कैश, इसकी एंट्री हुई है। अगर इसी बार खरीदा है और पुराना खरीदा हुआ है तो पिछले साल में एंट्री हुई थी प्लांट टू कैश, जिसकी वजह से पड़े। बोलो अब डेप्रिसिएशन कहाँ लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में। डेप्रिसिएशन को DEP लिखूंगा मैं, ठीक है, डेप बोलूँगा भी डेप। तो डेप्रिसिएशन कहाँ लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में। अब आप मुझे ये बताना, मैं एंट्री क्या करूँ डेप्रिसिएशन की, टू प्लांट, प्लांट कम कर दिया, असेट की वैल्यू कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट, असेट की वैल्यू कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। ये क्यों डेबिट हो गया, आप चाहे इसको लॉस बोलो चाहे क्या बोलो, एक्सपेंस, अब वो क्या होते हैं, डेबिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, पक्का। अब इसको करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाऊं तो क्या होगा, इस एंट्री को करने के बाद बनाऊं तो ये क्या हो गया, एंट्री तो यही होती है ना। देखो एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं होता, एडजस्टमेंट का मतलब मन में एंट्री सोचो बस। तो एंट्री क्या करनी है, डेप्रिसिएशन टू प्लांट। अब करने के बाद बनाऊं तो प्लांट कितने का हो जाएगा, 1 लाख माइनस क्रेडिट हो गया 10,000 से, तो कितना हो गया 90,000, और इधर क्या आ गया, डेप, इधर क्या आ गया, डेप। श्योर। अब ये ट्रायल बैलेंस में डेप आना क्या इंडिकेट कर रहा है कि एंट्री हुई, और एंट्री हुई तो क्या हुई, डेप तो डेबिट हुआ, तभी तो डेबिट में आ रहा है, बट कुछ तो क्रेडिट हुआ होगा। क्या क्रेडिट हुआ, प्लांट। तो प्लांट इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डेप, तो क्या होगा, अब रटना नहीं है। उस समय मैंने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग अगर कहाँ आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में, तो ऑलरेडी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। अब आप मुझे बताओ, डेप ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो ओनली बैलेंस शीट या ओनली P&L, P&L, क्यों, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, ये सिर्फ क्या है, एक एक्सपेंस है। प्लांट क्यों नहीं कम करना मुझे,
प्लांट ऑलरेडी कम हो चुका है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है तो आप क्या करोगे? पी एंड एल अकाउंट में क्या सोचोगे? ऐसा क्वेश्चन देता है तो क्या होगा? डेप्रीशिएशन टू प्लांट, मन में एंट्री सोचोगे। और डेप्रीशिएशन क्या है? एक्सपेंस। डेप्रीशिएशन क्या है? एक्सपेंस। कितने का? तो पी एंड एल में तो डेप्रीशिएशन आ जाएगा, और बैलेंस शीट में प्लांट कितने का आएगा? 1 लाख या 1 लाख माइनस 10,000? क्यों माइनस 10,000? अरे बोलो ना। डेप्रीशिएशन लग गया तो एंट्री क्या हुई? डेप टू प्लांट। ये एंट्री मन में सोची मैंने, ये एंट्री मन में सोची, तो प्लांट क्रेडिट किया, तो क्रेडिट करने का मतलब क्या है? प्लांट कम हो गया। अरे बोलो पक्का। तो इफ डेप इज मतलब द डेप इज अपीयरिंग इन एडजस्टमेंट, तब क्या होगा? पी एंड एल में आएगा और बैलेंस शीट में भी लेस होगा। और अगर यहाँ आ रहा है तो क्या होगा? प्लांट इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड, तो क्या होगा? इस केस में इस तरह से दिया हुआ है तो क्या होगा? बैलेंस शीट में क्या आएगा? प्लांट कितने का? 90 माइनस 10। बोलो ना। क्यों नहीं? प्लस 10 कर देता हूँ, कुछ तो करें। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये ऑलरेडी लेस हो चुका है और मुझे कुछ करना नहीं है, और पी एंड एल में आएगा डेप। तो अब रटने वाले बच्चों की आफत शुरू होगी। क्या आफत शुरू होगी? तो डेप तो ट्रायल बैलेंस में आए तो सिर्फ कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आए तो सिर्फ कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। अकाउंट तो मुश्किल है। बताओ मुश्किल क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो क्रेडिटर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। और डेप्रीशिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो डेप्रीशिएशन कोई क्रेडिटर थोड़ी है, वो क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। अरे बोलो। सुनो, डेप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये क्या? ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ रहे हैं। ये क्या है? डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है। ये क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस विल गो इन पी एंड एल और बैलेंस शीट? पी एंड एल। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? लाइबिलिटी या क्रेडिटर। तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ये तो सीधी सी बात है। अगर इसकी बजाय मैं ऐसे दे दूँ सैलरी और क्रेडिटर्स, तो इसको कहाँ भेजोगे? पी एंड एल में। और ये इसको कहाँ भेजोगे? तो ये इसी के जैसा ही तो है। ये सैलरी एक्सपेंस है, वैसे डेप एक्सपेंस है, और क्रेडिटर के जैसा ही क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो अब ऐसे रटना नहीं है कि आउटस्टैंडिंग आए तो बैलेंस शीट में जाएगा, डेप जाए तो पी एंड एल। एक्सपेंस कहाँ जाता है? वही रूल है। एक्सपेंस कहाँ जाता है? पी एंड एल में। और लाइबिलिटीज कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। पक्का। अब तीनों को मिलाकर बता दो एक क्वेश्चन, फिर छुट्टी। एक क्वेश्चन कर दो तीनों। एक्सपेंस 1 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000, प्रीपेड एक्सपेंस 2,000, प्लांट 1 लाख, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000, फर्नीचर 80,000 या 1 लाख, एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000, प्रीपेड एक्सपेंस 2,000, डेप ऑन फर्नीचर 10%। पी एंड एल और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने।
मैच करो बच्चों, कर लिया था। पी एंड एल में बताओ सबसे पहले क्या लिखूँ मैं? एक्सपेंस कितने का? 1 लाख। फिर क्या करूँ मैं? प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का? 5000। ये वाला क्यों नहीं करना? ये क्रेडिटर है, ठीक है। ये वाला ऑलरेडी इसके अंदर क्या है? ऐड। लेस प्रीपेड एक्सपेंस कितने का? 2000। तो कितना रह गया? कितना? 1,03,000। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट कितने का? 10,000। ये वाला आ गया। अब फर्नीचर का डेप कितना आएगा? कितना? 1 लाख का 10%, 10,000। ये क्रेडिट साइड की जरूरत तो है नहीं। बैलेंस शीट या इसी के नीचे बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने के आएंगे? ये 10 भी आएगा और ये 5 भी आएगा, तो कितना आ गया? 15। प्रीपेड एक्सपेंस कितने का आएगा? 2 भी आएगा और 2 भी। 2 + 2 4, ठीक है। ये देख लिया। अब इसको एक बार रब कर रहा हूँ क्योंकि नीचे जाएगा तो फिर वो वीडियो में कटिंग करूँगा। बताओ प्लांट कितने का आएगा? प्लांट वो है प्रीपेड इसमें, इसके अलावा प्लांट कितने का आएगा? 1 लाख माइनस 10 नहीं। इसका मतलब क्या है? प्लांट पहले 110 का था, ये डैप लग के ही कितने का हुआ है? 1 लाख का डैप लगा है ना। एंट्री क्या हुई? डैप टू प्लांट। तो प्लांट 10,000 डिडक्ट होने के बाद कितने का बचा हुआ है? 1 लाख। तो ये डैप ऑलरेडी क्या हो चुका है? लेस। और फर्नीचर कितने का है? 1। इसमें से मैंने क्या करना है? माइनस डैप कितने का? 10। तो ये कितने का आएगा? 90,000। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैंने मन में ये एंट्री की। पक्का? अब मुझे फटाफट से बता देना, आपको P&L का ट्रीटमेंट बताना है। इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, नो ट्रीटमेंट। इफ प्रीपेड एक्सपेंस इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, इफ डैप इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, डेबिट हो जाएगा। इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, डैप इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, P&L में डेबिट, ठीक। इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अपीयरिंग इन एडजस्टमेंट, add in respective expense in P&L and show as liability in balance sheet. If outstanding expense is appearing in adjustment, तब क्या होगा? add in expense and balance sheet में asset side में show करेंगे, liability side में। शाबाश। प्रीपेड का क्या करूँ? ये तो चेक करता हूँ मैं। प्रीपेड का क्या करूँ बताओ? प्रीपेड अगर आउट ट्रायल बैलेंस के बाहर आ रहा है तो क्या करना है? लेस और बैलेंस शीट में एसेट। और डैप अगर बाहर आ रहा है ट्रायल बैलेंस के तो P&L में डेबिट और बैलेंस शीट में एसेट साइड में, मतलब एसेट में से कम कर देंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में से कम कर देंगे। अब सुनो, कुछ चीज़ें होती है कन्वेंशनली फॉलो होती है। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन क्या होता है पहले बताओ? प्रथा, मतलब चला आ रहा है, कस्टम। अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कस्टम, जो चला आ रहा है, ठीक है। अब सुनना, फॉर एग्जाम्पल थ्योरी वाले चैप्टर में बात करेंगे लेकिन उनके इम्प्लीकेशन आते रहते हैं, तो जब हम थ्योरी करेंगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ज़्यादातर कर लिए। कन्वेंशन का मतलब क्या है? प्रथाओं से जो चला आ रहा है, ठीक है। आप बताओ, आज मेरा बर्थडे है, ठीक है, नहीं है ही नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। क्या करोगे बताओ? विश करोगे? नालायक। गिफ्ट ही दोगे? बोलो। चलो मत देना, लेकिन कहीं जाते हो, चलो बर्थडे को छोड़ देता हूँ, तुम आजकल बर्थडे बम मिलते हैं सिर्फ, तो ठीक है। अब सुनो, बर्थडे बम्स मिलते हैं सिर्फ। अब सुनो, किसी के मुहूर्त पर जा रहे हो, मुहूर्त तो समझते हो, इनॉग्रेशन पर जा रहे हो, क्या करोगे? या मतलब शॉप का मुहूर्त है, उसकी दुकान से कुछ ना कुछ खरीदते हैं। किसी के मुहूर्त पर या इनॉग्रेशन पर जाते हैं, या किसी के घर का मुहूर्त है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर आते हो। शादी में जाते हो तो बांध दे करके आते हो। बांध तो समझते हो ना, लिफाफा जिसमें पैसे डाल कर आते हो। किसी कहाँ कानून, किस लॉ में लिखा है ऐसा करना है? कस्टम, ये कस्टमरी चल रहा है पुराना। तो सिमिलरली अकाउंट्स में भी कुछ चीज़ें क्या चल रही है, कहीं नहीं लिखी हुई है, कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है, लेकिन क्या चल रही है? प्रथाओं से चल रही है कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर कहाँ शो किए जाएंगे? एंड में, P&L में एंड में। इसलिए डेप्रिसिएशन को हम P&L बनाते समय कहाँ लिखते हैं? बिल्कुल बॉटम पे लिखते हैं।
नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं, डेप्रिसिएशन कैश में पे किया, देखो एक बार तो किया पे, जैसे मैंने पहले साल एसी खरीदा तो उस समय कैश में पे किया, अब अगले साल उसका जो पार्ट आ रहा है वो कैश में पे किया नहीं, तो एक बार तो मैंने क्या किया है, कैश में पे किया है, लेकिन हर बार तो नहीं किया ना। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर कस्टम की वजह से कहाँ लिखे जाते हैं, मतलब एंड में देखो अब होता क्या है, ढूंढने वाले को पता तो लग जाए। अब आपको बताओ, मैं डेप्रिसिएशन ढूंढोगे आप, मैं आपके सामने कोई P&L है, आप किसी बैंक में क्या हो, लोन सेंक्शन करने वाले हो, ठीक है, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कंपनी का तो P&L ऐसे बनता ही नहीं है। कंपनी का तो P&L कैसे बनता है, स्टेटमेंट फॉर्म में, बट उसमें भी एंड में ही आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसमें भी लास्ट खर्चा क्या होता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। टैक्स से पहले होता है, क्योंकि टैक्स तो डेप के बाद में लगता है ना, इसलिए। लेकिन अब आप मान लो बैंक में हो और आपके पास किसी इंडिविजुअल के आए हैं, आपको इंडिविजुअलों को फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाने पड़ते हैं, जैसे मुझे लोन लेना है तो मैं बैंक के पास जाऊँगा तो बैंक कहेगा प्रॉफिट बताओ अपना, तो प्रॉफिट बताने के लिए मुझे क्या देने पड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। अब उसको डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस देखना है तो क्या होगा, यहाँ लिखा होगा या ऊपर लिखा होगा। आपको किसी भी, मैं आपके सामने कोई भी P&L ला दूँ और मैं बोलूँ कि डेप्रिसिएशन ढूंढ के बताओ, तो आपकी नज़र कहाँ जाएगी, सीधी ऊपर ऊपर या नीचे नीचे। तो इससे सहूलियत रहती है अगर फिक्स फॉर्मेट बनता रहे तो, ठीक है, ढूंढने में। तो ये कस्टमरी मतलब पहले से ही चला आ रहा है कि हम डैप को कहाँ शो करते हैं, एंड में। हालांकि किसी लॉ में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि डैप क्या है, लास्ट में लिखा जाए या पहले लिखा जाए, ठीक है। बोलो पक्का आप ट्रेडिंग देखते हो, तो डेप्रिसिएशन का जब फाइनल अकाउंट का पूरा बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो हम डैप को कहाँ लिखा करेंगे, एंड में। ऐसा कभी देखा आपने ट्रेडिंग अकाउंट में, मैं बाद में बात करूंगा कि ट्रेडिंग में क्या आता है, P&L में क्या आता है। ऐसा क्यों अटपटा सा क्यों लग रहा है, वेजेस पहले परचेज बाद, क्यों, तो ये बस कस्टम से चले आ रहे हैं, है तो खर्चे ही ना, किसी भी ऑर्डर में लिख दो, डेप्रिसिएशन को नीचे क्यों लिखते हैं, कस्टम से चला आ रहा है बस ऐसे। पक्का बोलो ना। तो कुछ चीज़ें कस्टमरी फॉलो होती है और डैप आपको कहाँ लिखना है, एंड। चलो आज इतना ही करेंगे, थैंक यू।